नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ से। मुख्तार के खिलाफ चार्जशीट, 1100 पन्ने की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई है। गैंगस्टर कोर्ट में दाखिल हुई है चार्जशीट। मुख्तार समेत 11 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट है। जांच अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव ने जो है चार्जशीट पेश की। 2014 में वर्चस्व की लड़ाई में मौत का ये एक पूरा मामला है, जिस पर 1100 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है। तो गैंगस्टर कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल हुई है। सोचिए, 1100 पन्नों की चार्जशीट, इसमें क्या क्या लिखा होगा, कितनी बातें होंगी। 11 सेट में बनी है ये पूरी चार्जशीट। आप इसे अंदाजा लगाइए, पूरा कच्चा चिट्ठा इसमें किस तरह का होगा। और 11 लोगों के खिलाफ, यानी कि इन 11 लोगों का नाम है, उसमें एक नाम माफिया मुख्तार अंसारी का भी है। प्रशांत श्रीवास्तव जो है, उन्होंने ये चार्जशीट सौंपी है। 1100 पन्नों की बकायदा इसके सेट है। 11 लोगों के नाम है। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अभिषेक, इस पूरे मामले की हिस्ट्री क्या है, जरा बताइएगा। जी जीनत, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें पूरी तरीके से बढ़ चुकी हैं। आज गैंगस्टर के मामले में गैंगस्टर की विवेचना कर रहे प्रशांत श्रीवास्तव ने आज गैंगस्टर कोर्ट में मुख्तार अंसारी समेत 11 आरोपियों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे, 2014 में बरसों की लड़ाई को लेकर के मुख्तार के गुर्गों ने ठेकेदार पर जानलेवा हमला किया था, जिस हमले में एक मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि एक मजदूर गोली लगने से घायल हुआ था। इसी मामले में सुधीर सिंह जब यहाँ एसपी बन के आते हैं तो 2020 में मुख्तार और उसके 11 गुर्गों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करती है। लंबी विवेचना चलती है और इस दरमियान उसके फरार सहयोगी मुख्तार का जो है अनुज कनौजिया के घर को कुर्द भी कर लिया जाता है। साथ ही साथ मुख्तार से पूछताछ करने बांदा पुलिस भी गई हुई थी, जिसके बाद 9 सितंबर को गैंगस्टर कोर्ट आजमगढ़ ने इसके जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, जो आज चार्जशीट पेश होने के बाद अब एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद में इसकी सुनवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर आजमगढ़ पुलिस एक तरीके से बड़ी सफलता कहा जाएगा कि उनके हाथ लगी है, क्योंकि आज मुख्तार अंसारी जिस तरीके से पूरे प्रदेश में आतंक फैलाया हुआ था, लोगों में उसकी दहशत थी, लोगों की जमीन कब्जा रहा था, लोगों पे अपना खौफ जमा रहा था, तो अब उसके खिलाफ पुलिस का एक बार फिर से शिकंजा कसा गया है, उसके खिलाफ चार्जशीट लग गई है और अब गैंगस्टर कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और आगे की तारीख निर्धारित की जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर यूपी एटीएस ने देश में चल रहे सबसे बड़े धर्मांतरण गिरोह के सरगना कलीम सिद्दीकी को मेरठ से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मदरसों की आड़ लेकर विदेशी फंडिंग से लोगों को लालच देता था और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता था। पुलिस के मुताबिक इसके संबंध धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार उमर गौतम से भी है। क्या ये पूरा मामला है, ये स्पेशल रिपोर्ट देखें आप। धर्मांतरण के सबसे बड़े नेटवर्क का खुलासा, जन्नत और जहन्नुम का दिखाता था डर, लालच देकर करवाता था धर्मांतरण। यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला मौलाना कलीम सिद्दीकी, जो कभी एमबीबीएस का डॉक्टर बनने की राह देख रहा था, धर्मांतरण के सबसे बड़े नेटवर्क का सरगना बन गया। दिल्ली में रहकर देश ही नहीं विदेश में भी धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क चलाने लगा। मदरसों की आड़ और हवाला का पैसा दोनों को हथियार बनाकर कलीम सिद्दीकी गैर मुस्लिमों को गुमराह करने लगा। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आया कलीम सिद्दीकी लोगों को पैसों की लालच देता था, जन्नत में हूरों का ख्वाब दिखाता था, जहन्नुम में जाने का डर दिखाता था और लोगों का ऐसा ब्रेन वॉश करता था कि लोग धर्मांतरण के लिए तैयार हो जाते थे। इस संबंध में आज के अभियुक्त को छोड़ के कुल 10 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें से 6 व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न तिथियों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है तथा 4 व्यक्तियों के विरुद्ध अभी भी विवेचना प्रचलित है। इसी विवेचना के दौरान इंटेलिजेंस गैदरिंग के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए कि मौलाना कलीम सिद्दीकी अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है और विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का कार्य देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है। उमर गौतम से कलीम सिद्दीकी का कनेक्शन, उमर और कलीम दोनों के ट्रस्ट को एक ही संस्था से फंडिंग,
मेरठ से गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि धर्मांतरण के आरोप में जेल में बंद उमर गौतम को जिस संस्था से फंडिंग हुई थी, वही संस्था कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट को भी फंडिंग करता था। जांच में पता चला कि कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट को अब तक 3 करोड़ की विदेशी फंडिंग हो चुकी है, जिसमें एक मुश्त करीब 1.5 करोड़ की फंडिंग बहरीन से हुई और उन्हीं पैसों से कलीम सिद्दीकी धर्मांतरण का सबसे बड़ा सिंडिकेट चला रहा था। इन संगठनों में उमर गौतम के संबंधित ट्रस्ट अल हसन एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन को फंडिंग की थी। उन्हीं स्रोतों से मौलाना कलीम के ट्रस्ट जामिया इमाम वजीउल्लाह ट्रस्ट को भी अनियमित रूप से भारी मात्रा में फंडिंग की गई है। इस मामले की जांच यूपी एटीएस कई महीनों से कर रही थी। 20 जून 2021 को हुई गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने यूपी, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड कई जगहों पर छापेमारी शुरू की थी, जिसमें उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया था। गुजरात से सलाहुद्दीन जैनुद्दीन शेख को गिरफ्तार किया गया। नागपुर से रामेश्वर कावड़े उर्फ एडम को गिरफ्तार किया गया। झारखंड से कौशर आलम को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र से भूप्रिय बंधु उर्फ अरसलान मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया। मेरठ से कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने 10 आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया था। उमर गौतम इस खेल का सबसे बड़ा किरदार बनकर सामने आया था। जांच में पाया गया कि उमर और उसके साथियों को 57 करोड़ की विदेशी फंडिंग हुई थी, जिसके खर्च का ब्यौरा आरोपी नहीं दे पाए। इन तमाम तथ्यों की जांच करते करते एटीएस पहुंच गई मेरठ, जहां देश के सबसे बड़े धर्मांतरण सिंडिकेट का सरगना कलीम सिद्दीकी हत्थे चढ़ गया। मामले को लेकर आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अब मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया है। मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इन मुद्दों पर सेक्युलर पार्टियों की खामोशी बीजेपी को और मजबूती दे रही है। हम किसी भी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई को नहीं दबा रहे। धर्मांतरण एक पाप है। अपनी मर्जी से कोई धर्मांतरण करता है, कोई परेशानी नहीं है। आप दबाव डालकर, नाम बदलकर, किसी प्रकार से बहका पर धोखा करके 420 करते हैं तो संविधान के अनुसार वो अन्याय है और उसके प्रति उनको आपको सजा भी मिलेगी और कानून कार्रवाई भी होगी। अब एटीएस कलीम सिद्दीकी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रहा है। लखनऊ से राजीव सिंह, न्यूज़ 18। वहीं कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि राजनीति के लिए ऐसा किया गया, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। किसी ने शिकायत नहीं की और सो मोटो एटीएस गिरफ्तार करती है, तब इस पर यकीन नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार और प्रशासन पुलिस पे दबाव बनाए रहता है। पुलिस को ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ काम नहीं करने देता, राजनीति करता, राजनीतिक फायदों के लिए इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो इसकी इंक्वायरी सीबीआई से होनी चाहिए। मेरठ में एक परिवार ने अपने बेटे को नशे से आजादी दिलाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र भेजा, लेकिन बेटा वहां अपराधी बन बैठा। दरअसल मेरठ में पुलिस एक ऐसे ही गैंग का पर्दाफाश करती है जो बाइक चोरी करता था। पूछताछ करने पर जो जानकारी सामने आई, उसके मुताबिक गैंग का लीडर सेना में सूबेदार रह चुका शख्स का बेटा है, जिसे नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया, जहां इस आरोपी का गठजोड़ अपराधियों से हो गया और उसके बाद उसने शहर में लूट की वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया। पुलिस की माने तो करीब 6 थाना क्षेत्रों में इस गैंग ने 10 से ज्यादा लूट की वारदातों को अंजाम दिया है। पूछी गई तो कड़ी पूछताछ के बाद जानकारी हुई कि लगभग 10 घटनाएं इन्होंने जो कबूल करी हैं और उससे संबंधित कुछ न कुछ इसमें सामग्री इन लोगों ने बरामद कराई है। ये घटनाएं थाना नौचंदी, थाना सिविल लाइंस, लालकुर्ती, सदर बाजार, भावनपुर, इन सब जगहों की लिखी हुई है। 10 घटनाओं को खुलासा शिकार हुआ है। इनका मुख्य मास्टरमाइंड कौन है? इनका मुख्य मास्टरमाइंड ये बादल चौधरी नाम का लड़का है। इसके पिताजी सेना में सूबेदार हैं और यही जो है इस प्रकार की लूटों को करता था, इस चीज़ों को ऑर्गेनाइज कराता था।
प्रयागराज से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आनंद गिरी की कोर्ट में पेशी हुई। आद्या तिवारी को भी लाया गया, दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है। नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में पेशी, वो जो सुसाइड नोट था उसमें बाकायदा आनंद गिरी का नाम था। आद्या तिवारी का दोनों को कोर्ट में लाया गया। अब जो है इनकी पेशी हुई है। नरेंद्र गिरी की मौत आप जानते हैं, बहुत बड़ा सस्पेंस इस पर बना हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बड़ी खबर यह आ रही है कि इन पर आत्महत्या के लिए दरअसल उकसाने का आरोप है, जिसका जिक्र जो है उस सुसाइड नोट में बार बार हुआ है। मानसिक तौर पर परेशान करने का, आत्महत्या के लिए उकसाने का और किस तरह से छला गया, तमाम बातें उस सुसाइड नोट में लिखी हुई हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इन्हें जो है कोर्ट में पेश किया गया। आद्या तिवारी और आनंद गिरी, इनका नाम भी है सुसाइड नोट में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। रिश्ते पहले से ही नरेंद्र गिरी से आद्या तिवारी के खराब थे, खासतौर से आनंद गिरी के। और इसके पीछे भी आप जानते हैं कि आनंद गिरी की जो पर्सनालिटी है, जिस तरह से कुकर्म इनके सामने है, और उसके बाद जो है दोनों गुरु शिष्य में नाराजगी होती है और फिर सुलह की बातें भी आती है मई महीने में। लेकिन जो सुसाइड नोट आता है उसमें सबसे बड़ा आरोप आनंद गिरी पर ही लगता है। और ये भी आरोप की एक वीडियो है, कुछ तस्वीरें हैं जिसे कैमरे की मदद से, दरअसल तकनीक के इस्तेमाल से जो है गलत इस्तेमाल करके नरेंद्र गिरी की छवि को खराब किया जाएगा, वो उस बात का अंदेशा जताते हैं। तो ये बहुत गंभीर आरोप लगता है। और जिस तरह की जिंदगी आनंद गिरी जिया करता था उसने भी बड़े सारे सवाल खड़े किए, लग्जरी और किस तरह से आप जानते हैं कि छवि कितनी खराब थी। तो खैर कोर्ट में पेश किया गया। न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। इस पूरे मामले में जो भी जानकारी आ रही है आपको सबसे पहले न्यूज़ 18 जो है वो दे रहा है। तो आनंद गिरी की कोर्ट में पेशी हुई है, आप देख रहे हैं। कोशिश तो यहाँ पर बातचीत की भी हुई कि वो क्या कहता है अपने पक्ष में, लेकिन जो है वो कुछ नहीं कहता हुआ। और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पुलिसकर्मी भी है, तो सुरक्षा घेरे में ही उसे कोर्ट में पेश किया गया। और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अरविंद राणा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, कुछ कहा आनंद गिरी ने मीडिया से? हम तस्वीरें तो लगातार दिखा रहे हैं। जी, मैं बता दूं कि आनंद गिरी और आद्या प्रसाद तिवारी को आज जनपद न्यायालय प्रयागराज में पेश किया गया है। यहाँ पे वो मीडिया से तो कुछ नहीं बोले, लेकिन फिलहाल उनको अभी पेशी उनकी चल रही है। उसी दौरान जो है जो आद्या प्रसाद तिवारी थी उनको कोर्ट के अंदर उनकी तबीयत जो है खराब होगी, जिनको वहाँ पे तुरंत वहाँ से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं बता दूं कि यहाँ इतनी भगदड़ मची हुई, इतनी भीड़ है कि यहाँ पे जो है एकदम सभी लोग आनंद गिरी को देखना चाह रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई भी जो है भगदड़ इतनी तेज है, इतनी भीड़ है कि यहाँ पे हर जगह सुरक्षा को देखते हुए उनको घेरे में लिया गया है। लेकिन सारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उनको निकाला जा रहा है। जी बिल्कुल, वो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं कि भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन आपने एक बड़ी जानकारी दी कि आद्या तिवारी जो है उसकी तबीयत खराब हो गई है और फिर उसे जो है बाकायदा इलाज के लिए ले जाया गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बाघंबरी मठ के उत्तराधिकारी पर विवाद शुरू हो गया। महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज का बयान सामने आया है। सुसाइड नोट फर्जी है। उन्होंने कहा है नरेंद्र गिरी जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे। आपने सुना होगा एक बयान कल आया कि वो तो मुश्किल से साइन कर पाते थे, वो भी नहीं कर पाते थे, तो इतना बड़ा सुसाइड नोट कैसे लिखेंगे? और उसी बात का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी हम नहीं मानते, बैठक में तय होगा उत्तराधिकारी। कैलाशानंद आज ये बात कहते हैं। आज होने वाली पंच परमेश्वर की बैठक जो है वो भी स्थगित हो गई है। माना गया था कि इस बैठक के बाद कोई नाम तय हो सकता है। घटना को, इस सुसाइड नोट को मैं इसलिए चैलेंज कर रहा हूं क्योंकि मैं नरेंद्र गिरी जी महाराज को जानता था। नरेंद्र गिरी जी महाराज कभी पत्र नहीं लिखते थे। अगर किसी के पास नरेंद्र गिरी जी का पत्र लिखा हुआ भारत में हो तो वो मुझे बताए। एक बात, भारत में कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नरेंद्र गिरी जी महाराज की राइटिंग की पत्र उसके पास होंगे, इसलिए नरेंद्र गिरी जी पत्र लिखते ही नहीं थे। मैं उनको लगभग 22 वर्षों से जानता हूं। कितने वर्षों से? 22 वर्षों से, और बहुत करीब से जानता था, बहुत करीब से। इसलिए वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो पत्र लिख नहीं सकते। आप तो बहुत विद्वान हैं, समझदार हैं आप उस पत्र को देखो ना। वो तो बहुत टेक्निकल व्यक्ति ने पत्र लिखा है। वो अब लिखा है, ऐसा लिखता है कोई एडवोकेट और कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उस पत्र को लिखा हो। सन ऑफ लिखा है।
वो कभी एस लिखते ही नहीं थे, उनको एस लिखना आता ही नहीं था, वो एस लिखते ही नहीं थे। अगर किसी के पास नरेंद्र गिरि जी का पत्र हो तो वो मुझे बताए, हम उस पत्र को स्वीकार कर लेंगे, मान लेंगे, अखाड़ा मान लेगा। जब अगर अखाड़े की ओर से भी तमाम जो संपत्तियों की खरीद फरोख्त भी की जाती है, कोई दस्तखत, तो क्या उसमें भी अखाड़े की ओर से जो लिखा पढ़ी होती थी, क्या उसमें भी नरेंद्र गिरि जी कभी लिखा पढ़ी नहीं करते थे? उनके दस्तखत साइन करते थे, केवल दस्तखत करते थे। दस्तखत होता था उनका महंत नरेंद्र गिरि, सारे शब्द स्पष्ट होते थे। कमोबेश वैसा ही दस्तखत तो उसमें नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। उस हस्ताक्षर में एक में लिखा है एम नरेंद्र गिरि, एक में लिखा महंत नरेंद्र गिरि, एक में लिखा एम नरेंद्र गिरि। हस्ताक्षर अलग कैसे होंगे? हस्ताक्षर हमारे सिग्नेचर एक होता है, हमारी आइडियल एक होती है, इसलिए आप उसमें बहुत सारे शब्द हैं जो बहुत ही स्पष्ट है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा, बहुत समझदार व्यक्ति उस पत्र को लिखा है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो सुसाइड नोट सामने आया वो किसी ने लिखा हो और दस्तखत नरेंद्र गिरि जी ने किया हो? बहुत अच्छी बात है, हम स्वीकार करते हैं इस बात को, पर हमें वो व्यक्ति चाहिए जिससे उन्होंने लिखवाया। वो कौन है? हम तो उसी से मिलना चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि नरेंद्र गिरि जी साइन कर सकते हैं, नरेंद्र गिरि जी लिखवा सकते हैं अगर उनको मरना था तो, लेकिन वो मरने से पहले मुझको बताते। वो मरने से पहले बालकानंद जी को, आचार्य महामंडलेश्वर आनंद अखाड़े को बताते। उनको जब तकलीफ होती तो मुझे बताते थे, उन्हें जब भूख लगती थी तो वो मुझे बताते थे, सुसाइड करना होता तो मुझे नहीं बताते। जो उसमें एक कथित वीडियो की बात की गई है कि आचार्य नरेंद्र गिरि के पास एक वीडियो है, मैं कह रहा हूं दिखाए ना वीडियो कोई। मैं तो इस बात को इसलिए अभी कहना नहीं चाहता हूं, बात बढ़ जाएगी। तो बमुश्किल हस्ताक्षर करने वाला इंसान इतना बड़ा सुसाइड नोट कैसे लिख सकता है? बहुत सारे सवाल हैं, एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।